पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राब्ता हो गया है। ये डीजीएमओस होते हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। फ़ौज जितने ऑपरेशन करती है, ख़ास तौर पे बड़ी फ़ौज, ये उस सब की निगरानी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है किसी भी फ़ौज के अंदर, और इसकी सारी सलाहियत ऑपरेशनल उमूर के लिए होती है कि कौन सी फ़ौज कहाँ पे मूव करेगी, कौन सी यूनिट कहाँ पे जाएगी, किस तरह के हथियार कहाँ पहुँचाए जाएंगे। तो ये तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं और किसी भी फ़ौज में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये हर जगह के बारे में जानता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ पे क्या होना है। लिहाजा इन दो लोगों का राब्ता ये सीज़ फायर के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये राब्ता बताता है कि अभी मज़ीद लड़ाई शायद ना हो। लेकिन आप नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी वजह है, वो वजह मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अमेरिका ने जब मोदी को डराया और बताया कि जनाब कुछ भी हो सकता है इस खित्ते के अंदर, और पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी करने जा रहा है, और जो तबाही आपने नहीं सोची वो अब भारत में भी हो सकती है, तो फिर भारत के होश ठिकाने आए। कैसे आए वो मैं अभी साबित कर देता हूँ आपको थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास क्या है और भारत के पास क्या है, आपस में डिस्कस करने के लिए जब बातचीत होगी तब भारत की जानिब से जो वाहिद मामला उठाया जाएगा वो पहलगाम इंसिडेंट है, और वो उसके तनाजुर में जो पिछले वाक़यात हैं वो भी बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीमें आती हैं, वो आकर भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में वो दहशतगर्दी करती हैं। अब यहाँ पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ और भी है। देखिए, जो भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले होते हैं ना, उनको पाकिस्तान दहशतगर्द हमले नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर में लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो आज़ादी की लड़ाई है वो दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ पे भारतीय फ़ौज मारती है कश्मीरियों को और कश्मीरी मारते हैं भारतीय फ़ौज को, और ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्हें आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। ख्वाजा आसिफ ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने उसका जवाब भी दिया है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि जनाब वो आपको पता है कुछ भी कह देते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस मरतबा पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। यानी ख्वाजा आसिफ का एक एक स्टेटमेंट आप उठाकर देखें, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है, वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। अब अलीमा खान बता रही है कि सियासतदान मैच्योरिटी दिखाएं, हम बहनें अपने भाई के लिए जो कर सकती है वो कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 30 साल से कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है। ख्वाजा आसिफ कैसे आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ सकता है? देखिए, जहाँ पे सिविलियंस को कत्ल किया जाए, उन्हें निशाना बनाया जाए, तो वो तो दहशतगर्दी है। हम तो ये कहा करते थे कि भारतीय फ़ौज कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है और कश्मीरियों को दहशतज़दा कर रही है, और कश्मीरियों का कत्लेआम भी कर रही है, उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है, उन्हें जबरी तौर पे लापता भी कर रही है, वहाँ ख़वातीन की इज्जत से भी खेल रही है। ये हमारा मुकदमा था पाकिस्तान का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में दहशतगर्दी 30 साल से दूसरे ग्रुप्स कर रहे हैं? देखिए, फ़ौज के खिलाफ, जो भारतीय फ़ौज के खिलाफ कश्मीरी जब उठकर लड़ता है तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो हमारा एक स्टेट का मौक़िफ़ है जो हमने नहीं बदला कभी। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से वो बदलेगा भी नहीं कि जनाब कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो फ्रीडम फाइटर है, चाहे वो बुरहान वानी है चाहे कोई और है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है। अब भारत जो मामला उठाएगा पाकिस्तान के साथ, वो ये दहशतगर्दी वाला मामला उठाएगा। पाकिस्तान सबूत मांगेगा कि लाओ जी सबूत ले आओ। अगर हमने किया है या पाकिस्तान के अंदर से हुआ है तो उसके जो सबूत आपके पास है वो आप हमें फराहम कर दें, जैसे हमने सबूतों के साथ साबित किया था कि पाकिस्तान में कुछ हमले भारत ने करवाए हैं। अब एक तो इसमें जो टाइमलाइन थी वो ये थी कि पहले जो है वो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। नंबर 2, भारत ने सिंध तास मुआहिदा मनसूख किया है, जिस पे पाकिस्तान बात उठाएगा। सिविलियंस की जो शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान को ये नुक्ता ज़रूर उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों की शहादतें। फिर मसाजिद के ऊपर बम गिराए गए हैं, जिससे लोगों के सेंटीमेंट्स बड़े मजरूह हुए हैं, लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, और भारत ने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए, सबूत फराहम नहीं किए, और लड़ाई में पहल भारत ने की है। अब ये इस माहौल में डीजीएमओस का राब्ता होना और इस चीज़ को आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पिक्चर की आपको समझ आएगी ये जो अब मैं आपको कहने वाला हूं। क्योंकि देखिए, जब ये लड़ाई का माहौल बनता है ना, तो हर दिन सिचुएशन बदलती है। बाज़-औक़ात चीज़ें किसी और तरफ जा रही होती हैं, बाज़-औक़ात एकदम टर्न हो जाती हैं। आपने प्लान कुछ और किया होता है और ग्राउंड पे कुछ और हो जाता है।
अब ये जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है, पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था और ये सभी जानते थे कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई नहीं लड़नी थी, पाकिस्तान पूरी दुनिया को कह रहा था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्ती इस लड़ाई में धकेला और फिर भारत के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा भी है। अब जरा आप ये देखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की जो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है ना इस वक्त, वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी एक वजह यह भी है कि 140 करोड़ भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़। चाइना की आबादी बेशक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उनके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब भारत का क्लेम है और पूरी दुनिया का ये क्लेम है कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बीजेपी है, जिसका वजीर आजम इस वक्त नरेंद्र मोदी है। अब नाज़रीन, बीजेपी के अगर आप ट्विटर अकाउंट के ऊपर चले जाएं तो बीजेपी का रवैया कैसे बदला इस लड़ाई में और वो क्या इंफॉर्मेशन थी जिसके बाद बीजेपी ने घुटने टेक दिए। अब नरेंद्र मोदी की जो कलाबाजियां हैं उससे भारत में इसको बहुत नुकसान हो रहा है। भारतीय मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ था, वो मीडिया नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। वो सारे लोग जो जंगी जुनून में मोदी के कहने पर मुब्तला हो गए थे, वो सारे लोग अब नरेंद्र मोदी को और उसकी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। शिवसेना जो नरेंद्र मोदी की पार्टनर है हुकूमत के अंदर पार्टी, इनकी इत्तेहादी पार्टी है। जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर काम नहीं चलता, पीएमएलएन की हुकूमत का या एमक्यूएम के बगैर, इसी तरह से नरेंद्र मोदी को वहां पे शिवसेना की जरूरत है। अब शिवसेना जो है उसकी नुमाइंदगी भी है असेंबलियों में। शिवसेना ने बाकायदा नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दे दिया और उनके रहनुमाओं ने यह कहा, वो भड़क उठे। उन्होंने कहा जी कि नरेंद्र मोदी को ओहदे पर रहने का हक नहीं है और साथ ही साथ अमित शाह को भी निशाना बनाया है। और यह हुआ जनाब नरेंद्र मोदी के साथ भारत में कि उनके अपने इत्तेहादी उनके ऊपर भड़क उठे। पहले जरा ये बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी का स्टेटमेंट है और ये ट्वीट है नाजरीन 9 मई का। 9 मई को इन्होंने ये ट्वीट किया था 11:15 पे और उसमें बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है दुश्मन के लिए। ये अंग्रेजी में ट्वीट में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि हमारे साथ पंगा मत लो, डोंट मेस विद अस, ये लिखा बीजेपी ने। और फिर लिखा कि यूपीए रिजीम की तरह, यानी जैसे पहले यहां पे होता रहा है वैसे अब नहीं होगा। जो न्यू इंडिया है हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स, यानी हम जो है वो अमन की बातों के अंदर कोई यकीन नहीं रखते। जो नया इंडिया है उसे किसी किस्म की मोदी के इंडिया को कोई दिलचस्पी नहीं है अमन की बात करने में, जैसे माजी में हुआ करती थी पहले वाले रिजीम को या हुकूमत को। इतना क्लैरिटी के साथ बीजेपी ने कहा कि कोई, यानी ये तकब्बुर था। उस वक्त 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पे हमला किए हुए था। 9 तारीख को जब इंडिया ने पाकिस्तान पे फुल अटैक किया हुआ था 9 मई को, उस वक्त ये बीजेपी कह रहा था। और इसको जो लोगों ने रीपोस्ट किया, ये जो अकाउंट है ना, ये बहुत बड़ा अकाउंट है, इसके लगभग 20 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। ये बीजेपी का जो अपना अकाउंट है, लेकिन अब इसके अंदर जो रीपोस्ट किया, इस पोस्ट को लगभग 8,500 लोगों ने इसको सिर्फ रीपोस्ट किया और इसकी बहुत लंबी चौड़ी मिलियंस के अंदर इसकी रीच थी कि जनाब हमने सुलह नहीं करनी, हमने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ कोई अमन की बात भी ना करे। और एक तरह से ये अमेरिका को शट अप कॉल थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ये कह रहा था इंडिया से कि बस ठीक है अब इसको खत्म करें, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है वो ताकत का भूत सवार था और वो ये कर रहे थे। अमेरिका ने इंडिया को पैगाम पहुंचा दिया था कि आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है 9 मई को, लेकिन इंडिया को समझ नहीं आई। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी अमेरिका की, वो उन्होंने इंडियन मिलिट्री को भी दे दी थी और नरेंद्र मोदी को बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया था अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने। लेकिन इंडिया को लगा कि ये पाकिस्तान हमारा क्या करेगा। और फिर 10 तारीख की सुबह जब पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएशन शुरू की और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी एक कॉल कर दी गई, तो फिर इंडिया के होश ठिकाने आए। अब जरा 10 तारीख का ट्वीट देखिए अब इंडिया का। ये मैंने आपको जो पहले दिखाया ये 9 तारीख का है। अब 10 तारीख को वही बीजेपी एक और ट्वीट करती है और वो ये कहती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू सीज फायर हॉल्टिंग ऑल मिलिट्री एक्शंस, कि तमाम जो फौजी एक्शन है वो रोक दिए गए। इंडिया और पाकिस्तान जंगबंदी के ऊपर राजी हो गए
और इंडिया रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब एक दिन पहले इंडिया कह रहा था कि हमें अमन में कोई दिलचस्पी नहीं है, एक दिन पहले बीजेपी कह रही थी कि हमें अमन में कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। 24 घंटे के बाद बीजेपी का वही अकाउंट वो ट्वीट करता है और वो ये कहता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 24 घंटे में आप इनकी कलाबाजी देखिए, क्योंकि जंग है, लड़ाई है ना, लड़ाई में सिचुएशन तब्दील हो जाती है। जैसे ही सिचुएशन तब्दील होती है उन्हें आटे दाल का भाव पता चलता है, साथ ही वो स्टेटमेंट देते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया अपनी कमिटमेंट शो कर रहा है अमन के लिए। और इससे पहले वो ये कहते हैं कि जनाब हमें तो अमन चाहिए ही नहीं, अमन तो हमें नहीं चाहिए।